जम्मू कश्मीर में कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के बावजूद एक क्रिकेट मैच कराया गया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। और खिलाड़ी भी कोरोना के खतरे से बेपरवाह क्रिकेट खेलते रहे। मैच की आखिरी गेंद का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसमें मैच खत्म होते ही भीड़ मैदान में दौड़ती हुई दिखी। ये वीडियो बिल्कुल वैसा ही है जैसे लगान फिल्म में आखिरी गेंद पर छक्का पड़ते ही पूरा गांव मैदान में आ गया था। लेकिन हैरानी की बात यह कि पुलवामा में क्रिकेट के मैदान में झूमते हुए दौड़ने वाली भीड़ कोरोना संकट के दौरान की है। न किसी के चेहरे पर मास्क दिखा, न ही दूरी का कोई लिहाज दिखा। वीडियो वायरल होते ही मैच कराने वाले 5 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। सौ की बात है कि आमतौर पर इंसान एक बार गलती का एहसास होने पर सुधर जाता है, लेकिन पुलवामा में क्रिकेट मैच कराने के पागलपन में एक महीने में दूसरी बार महामारी के सारे नियम तोड़ दिए गए, जिसके लिए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और अब दोनों टीमों के क्रिकेटरों और दर्शकों की तलाश की जा रही है। देश में कोरोना मरीजों में कमी को देखते हुए केंद्र ने बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों के इलाज में बदलाव करते हुए नए निर्देश जारी किए। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि इन मरीजों को दी जाने वाली जिंक, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवोमेक्टिन, एंटीबायोटिक, विटामिन और भाप पर रोक लगा दी। हालांकि देश में मेडिकल रिसर्च को मान्यता देने वाली संस्था आईसीएमआर के पिछले महीने जारी निर्देशों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और आइवोमेक्टिन के इस्तेमाल की इजाजत दी गई। सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक अगर इन मरीजों में पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो उसकी दवा जारी रहेगी, जबकि डॉक्टरों को मरीजों के गैर जरूरी टेस्ट बंद करने के लिए कहा गया। इनमें सीटी स्कैन भी शामिल है और कोरोना से बचाव के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोने का सुझाव दिया गया। तो वहीं हल्के लक्षण वाले मरीजों को खुद ही बुखार और ऑक्सीजन के लेवल की निगरानी करने को कहा गया। पंजाब में राज्य सरकार ने महामारी की वजह से लागू पाबंदियों को अगले हफ्ते तक बढ़ा दिया। साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद कुछ छूट भी दी। न्यूज़ 18 के चमन फलानिया की रिपोर्ट है कि राज्य में कुछ छूट के साथ 15 जून तक कोरोना की वजह से लागू बंदिशों को बढ़ा दिया गया है। वहां अब दुकानों को शाम 6 बजे तक खोला जा सकेगा। निजी दफ्तर भी 50% कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे। इसके अलावा शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जुटने की इजाजत दी गई है। यही नहीं, पंजाब में एक हफ्ते बाद जिम और रेस्टोरेंट भी आधी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, लेकिन इससे पहले उनके मालिकों को वैक्सीन लगवाना जरूरी हो। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोरोना पर हुई समीक्षा बैठक में यह भी फैसला लिया कि रविवार को पहले की ही तरह लॉकडाउन रहेगा और हफ्ते के 6 दिन शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां झेलम नदी में एक नाव हादसे का शिकार हो गई। बताया गया कि इस नाव में रेत ढोई जा रही, लेकिन तभी नाव का संतुलन बिगड़ गया और नदी के बीच में ही वो डूब गई। इससे पहले 3 लोग इस नाव में सवार होकर नदी पार करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनकी नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। नाव को एक तरफ झुकता देख उसमें सवार तीनों लोग नदी में कूद गए। देखते ही देखते पूरी नाव पानी में समा गई। हालांकि नाव में सवार तीनों लोग किसी तरह तैर कर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। सौ बात की एक बात यह कि कश्मीर में झेलम नदी पर करीब 200 जगह ऐसे हैं जहां से रेत निकालने के ठेके दिए गए और रेत की ढुलाई शिकारा जैसी नावों पर होती है और पुलवामा में भी यही हो रहा। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि रेत का वजन ज्यादा होने से नाव पलट गई और जिस पर सवार 4 में एक युवक झेलम नदी में लापता बताया जा रहा। महाराष्ट्र के पुणे में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 18 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि कई मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दुख जताया और जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। बताया गया कि हादसे के वक्त फैक्ट्री के अंदर 37 लोग काम कर रहे थे, जिनमें कई लोग तो अंदर ही फंस गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें फैक्ट्री के अंदर से जबरदस्त लपटें निकलती दिखाई दी। बताया गया कि अंदर केमिकल मौजूद होने की वजह से आग और तेजी से फैली और लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। फैक्ट्री से निकलने वाले काले धुएं ने आसपास के पूरे इलाके को ढक लिया। जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया गया। आग इतनी जबरदस्त थी कि दमकल कर्मियों के लिए इमारत के अंदर घुसना भी मुश्किल हो गया, जिसके बाद एक खुदाई करने वाली मशीन की मदद से फैक्ट्री की दीवार तोड़ी गई और फिर उसके जरिए लापता मजदूरों को तलाशने की कोशिश शुरू की गई। हालात देख प्रशासन की पूरी टीम भी वहां पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। सामने आई तस्वीरों में बचाव दल के लोग अंधेरे में फॅक्टरी के अंदर फंसे मजदूरों को तलाशते दिखे। भयानक परिस्थिती आहे इथली स्पॉटवरची, सगळं म्हणजे जळून बेचिराग झालेलं आहे। मी
दृश्य दाखवेल पुन्हा एकदा। आग इतनी जबरदस्त थी कि फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। हर जगह सिर्फ मलबा ही नजर आया। सौभाग्य की बात यह कि पुणे की इस फैक्ट्री में वाटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल होने वाली क्लोरीन की टैबलेट बनाई जाती है, लेकिन इन दिनों वहां सैनिटाइजर बनाने का काम भी चल रहा था और उसी केमिकल की वजह से आग तेजी से भड़की, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें प्रॉपर्टी के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया गया कि मारपीट के दौरान वहां फायरिंग भी हुई और दोनों पक्षों के लोगों को देखकर ऐसा लगा मानो वो एक दूसरे की जान लेकर ही रहेंगे। उनके बीच काफी देर तक मारपीट जारी रही। नौबत यहां तक आ गई कि उनमें कई लोगों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इतनी बेरहमी से उन्होंने एक दूसरे को पीटा कि दोनों पक्षों के कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। एक आदमी तो वहीं सड़क पर गिर गया, जिसे उसके एक साथी ने संभाला। हम गए थे बात करने, इन्होंने हम पे हमला कर दिया, फायरिंग कर दी। जब बवाल हुआ वहां कुछ पुलिस वाले भी मौजूद दिखे, जो इन लोगों को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे हालात में वहां पुलिस की पूरी टीम पहुंची, जो हंगामे में शामिल कुछ लोगों को अपने साथ थाने ले गई। पूरी घटना के लिए विवाद के लिए दोषी हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस हंगामे के दौरान वहां जो लोग जुटे वो सिर्फ तमाशबीन बनकर सब कुछ देखते रहे। बाद में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सौभाग्य की बात यह कि जमीन का कोई भी विवाद आज तक लाठियों बंदूक के जोर पर नहीं सुलझा है, बल्कि खून खराबे के बाद कई बार जमीन की कीमत से कई गुना रकम इलाज और मुकदमे में फूकनी पड़ती है। लेकिन इतनी मोटी सी बात भी कुछ लोगों की अक्ल में नहीं घुसती। राजभवन में अधिकारियों की नियुक्ति के मुद्दे पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि इस मामले में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा आमने सामने आ गए। महुआ मोइत्रा ने अपने एक ट्वीट में राज्यपाल को अंकल जी कहा और आरोप लगाया है कि उन्होंने राजभवन में अपने करीबियों की नियुक्ति की। उन्होंने ट्विटर पर एक लिस्ट भी शेयर की, जिसमें राजभवन के 6 अधिकारियों का जिक्र करते हुए राज्यपाल पर निशाना साधा गया। जिसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें जवाब दिया और लिखा कि जिन 6 अधिकारियों के बारे में महुआ ने उन पर आरोप लगाए हैं वो गलत है, क्योंकि वो अधिकारी 3 अलग अलग राज्यों और 4 अलग अलग जातियों से। और उन्होंने ये आरोप राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लगाए। महाराष्ट्र में लॉकडाउन में शर्तों के साथ मिली छूट के बाद वहां भी कई दिन बाद दुकानें फिर खुल गई। कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाले महाराष्ट्र में पिछले काफी वक्त से कड़ी पाबंदियां लागू थी, लेकिन हालात में कुछ सुधार होता देख सरकार ने अनलॉक का फैसला लिया। पाबंदियों में ढील मिलते ही बाजारों की रौनक लौटने लगी। सामने आई एक तस्वीर में तो एक आदमी अपनी दुकान के बाहर पूजा करता दिखा। पूजा करने के बाद उसने नारियल फोड़ा और फिर अपनी दुकान खोली। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के पास ठाणे से नजर आईं, जहां लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद लोग दुकानें खोलने लगे। अनलॉक की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है और इसके तहत नॉन एसेंशियल दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। लंबे वक्त बाद बाजार खुलने से दुकानदार भी काफी खुश नजर आए। राहत 100% तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो इतने टाइम से लॉकडाउन चल रहा था उसमें कुछ तो फर्क पड़ेगा। हालांकि इस दौरान लोगों ने लापरवाही भी जमकर की। नासिक में तो बाजार खुलते ही वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। खरीदारी की जल्दबाजी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए। सौभाग्य की बात है कि हम लोगों की लापरवाही की वजह से ही महाराष्ट्र में राशन, दवा और फल सब्जी के अलावा ज्यादातर दुकानों को लगभग 2 महीनों की बंदी झेलनी पड़ी। और अब उन दुकानदारों को हमारी आपकी मनमानी पर भी नकेल कसनी होगी, वरना हम तो अपनी मनमानी से दोबारा लॉकडाउन लगवा के ही मानेंगे। ऐसा ही लग रहा है, जिसकी झलक अनलॉक के पहले दिन ही दिख गई। समुद्र के किनारे पेट्रोलिंग करने के लिए मुंबई पुलिस अब खास तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करेगी। ये ऑल टेरेन व्हीकल रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से मुंबई पुलिस को दिए, जिसे पुलिस को सौंपने के लिए गिरगांव चौपाटी पर एक कार्यक्रम रखा गया। सीएम उद्धव ठाकरे ने हरी झंडी दिखाई और झंडी दिखाते ही मंच के सामने से गाड़ियां चलती हुई दिखने लगी। साथ ही बैंड की धुन भी बजती रही। रिलायंस फाउंडेशन ने ऐसी 10 गाड़ियां मुंबई पुलिस को दी हैं, ताकि समुद्र के किनारों पर पुलिस को गश्त करने में परेशानी न हो। ऑल टेरेन व्हीकल का मतलब है कि ये गाड़ी हर एक रास्ते पर चल सकती है, चाहे वो रेत हो या फिर कीचड़ हो या फिर दलदल हो या फिर जो नॉर्मल रोड होती है उस पर। मुंबई पुलिस को सौंपी गई ये गाड़ी बेहद हल्की है, लेकिन दौड़ने में बेजोड़ है। गाड़ी में केवल 2 गियर हैं, जो स्टीयरिंग के बिल्कुल पास दिए गए हैं। मुंबई पुलिस के जवानों को ये गाड़ियां चलाने के लिए खास ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लो गियर पे है। अच्छा, लो गियर पे हाँ, कितने गियर ये है इसमें? इतने 2 ही गियर है, लो और हाई। अच्छा, लो में
अच्छा, लो में कितना स्पीड जाएगा लो में भी इतना ही, लो में भी आपका 70-80 तक जाता है, और हाई में कितना स्पीड हाई में 120 तक जाता है। मुंबई में अलग अलग बीच पर अक्सर लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। खासतौर पर गणेश विसर्जन जैसे मौकों पर तो हुजूम बेकाबू होने लगता है, लेकिन इन गाड़ियों की मदद से पुलिस वाले पल भर में ही एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच पाएंगे। सौभाग्य की बात यह कि मुंबई में समंदर के किनारे आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां लोगों की काफी भीड़ होती है। समंदर की लहरों में फंस जाने पर उन तक बचाव दल के पहुंचने में भी वक्त लगता है, क्योंकि समंदर किनारे गीली रेत में पुलिस की सामान्य पेट्रोल कार नहीं चल सकती। और इसी चुनौती से निपटने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने मदद का हाथ बढ़ाया और ऐसी 10 गाड़ियां पुलिस के हवाले की जो रेत और दलदल में भी फर्राटे से दौड़ सकती। पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी के अपहरण के आरोपों की जांच एंटीगा एंड बारबुडा पुलिस ने शुरू कर दी। सीएनएन न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि मेहुल चोकसी ने आरोप लगाया कि 8-10 लोगों ने एंटीगा पुलिस से होने का दावा करते हुए उनके साथ मारपीट की थी और डोमिनिका लेकर गए, जहां उनका बटुआ, घड़ी और फोन भी छीन लिया। इस सिलसिले में आरोपी चोकसी के वकीलों ने वहां के पुलिस कमिश्नर को एक खत लिखा और मामले की जांच की मांग की। असल में 23 मई को मेहुल चोकसी एंटीगा एंड बारबुडा से अचानक लापता हो गए थे और 2 दिन बाद 25 मई को कैरिबियाई देश डोमिनिका में अवैध रूप से दाखिल होने के आरोप में वो गिरफ्तार कर लिए गए, जिसके बाद 30 मई को वहां से चोकसी की कुछ तस्वीरें सामने आईं जिनमें उनके शरीर पर चोट के निशान थे। हरियाणा के हिसार से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बीच बाजार में एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना का खौफनाक वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें 3 लड़के सड़क पर गिरे एक लड़के को बुरी तरह पीटते दिखे। उसकी अधमरी हालत के बावजूद आरोपियों ने उस पर ईंटों और कुर्सियों से हमला करना जारी रखा। इससे पहले एक हमलावर ने उसे बीच सड़क पर दबोच लिया और फिर उस पर चाकू से वार करने लगा। कुछ देर में ही वो लड़का घायल होकर सड़क पर गिर गया। इसके बाद बदमाश के 2 और साथी वहां पहुंच गए और फिर तीनों उसकी जान लेने के पीछे पड़ गए। इस खौफनाक हमले को देखकर आसपास के लोग वहां से भाग खड़े हुए। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस वारदात के बाद इलाके की पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। कुछ सुराग मिले हैं उनके बारे में और रात को ही उनको अरेस्ट करेंगे। बताया गया कि इससे पहले 31 मई को किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ था। सौभाग्य की बात यह कि गली मोहल्लों में पैदा हो रहे गुंडों और उनकी आपसी रंजिश ने हम सबकी जिंदगी दुश्वार कर दी है, जिसका असर हिसार में दिखा। और वहां जिस इलाके में हत्या हुई वहां के दुकानदारों ने सुरक्षा की मांग पर अपनी दुकानें बंद कर दी, क्योंकि जिस युवक की हत्या हुई उस पर भी करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। इसलिए दुकानदार और पुलिस भी इस हत्याकांड को पुरानी दुश्मनी का नतीजा ही मान रही। दिल्ली में एक ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कांग्रेस ने घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का अपना वादा भूल गई है और इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तख्तियां और पार्टी के झंडे लेकर अचानक पहुंच गए। वादा था मुख्यमंत्री का फ्री वैक्सीन, यहाँ प्राइवेट अस्पतालों के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए कैंप में मनीष सिसोदिया पहुंच चुके थे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ डिप्टी सीएम की तरफ दौड़ने लगी। कुछ पुलिस वालों और निजी सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें धकेलकर प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए। प्रदर्शनकारी डिप्टी सीएम के काफिले की गाड़ियों तक पहुंच गए, लेकिन इसके आगे जाने से उन्हें पुलिस ने रोक लिया। वहीं रुककर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो कार है मनीष सिसोदिया के काफिले की है, तो आप देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बन गई है। लेकिन इस हंगामे से बेपरवाह मनीष सिसोदिया ने रिबन खोलकर एक निजी अस्पताल के ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। निजी अस्पतालों को वैक्सीन देने की जिम्मेदारी उन्होंने केंद्र पर डाल दी। केंद्र सरकार से भी कहता हूं कि एक तो वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डेटा सार्वजनिक करें, किस राज्य को कितनी मिल रही है, किस एज ग्रुप के लिए कितनी मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर को कितनी मिल रही है। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में बिना गाड़ी से उतरे ही वैक्सीन लगवाई जा सकती है, जिसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी नहीं है। सौभाग्य की बात यह कि दिल्ली में कांग्रेस पिछले हफ्ते से ही सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन के मुद्दे पर दिल्ली और केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है और दिल्ली में सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की कमी के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बता रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार वैक्सीन की कमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बिहार के गोपालगंज से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मामूली बात पर एक शादी समारोह में लड़का और लड़की पक्ष के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि गाना बजाने के मुद्दे पर बारातियों और लड़की के घर वालों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्ष भिड़ गए। इतना ही नहीं, दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए।
इस घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में दूल्हा अपने 2 घायल रिश्तेदारों को वहां मौजूद लोगों को दिखाता नजर आया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर पहले जहां शादी की रस्में अदा की जा रही थी, वहां से दूल्हा उठ गया और बारातियों के साथ लौटने लगा। लोगों ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो हंगामा और बढ़ गया। जो मारा है उसको भी ऐसा ही खून निकलेगा, तभी ब्याह होगा। लड़के वालों ने लड़की के घर वालों पर पिटाई करने का आरोप लगाया। गाली दिया, गाली की वजह से बोले कि सबको दौड़ा कर मारो। इस बवाल के बाद दूल्हा बारात लेकर लौट गया और दुल्हन की विदाई नहीं हो पाई। सौभाग्य की बात है कि शादी ब्याह के दौरान नाचने गाने का इंतजाम करना भी बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि बाराती अपनी पसंद का गाना बजवाना चाहते हैं और लड़की के गांव और घर वाले अपनी पसंद पर अड़ जाते हैं और यही जिद एक दूसरे का सिर फोड़ने तक पहुंच जाती है। 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन नाम से अभियान शुरू किया। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने के लिए उनके इलाके के पोलिंग बूथ में ही वैक्सीनेशन सेंटर बनाएगी। इस दौरान अब तक जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है, उन्हें उनके घर जाकर स्लॉट और वैक्सीन की जानकारी दी जाएगी। लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने और ले जाने के लिए सरकार की तरफ से ई रिक्शा का इंतजाम भी किया जाएगा। दिल्ली में कुल 280 वार्ड है। ऐसे में हर हफ्ते 70-70 वार्ड में यह अभियान चलाया जाएगा। यानी अगले 4 हफ्तों में दिल्ली में 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीके की पहली खुराक देने का टारगेट रखा गया और बताया गया कि जब दूसरी डोज लगाने का वक्त आएगा तब फिर ऐसा ही अभियान लगाया जाएगा। सब कुछ लुट गया तब ये जागे हैं। अगर ये शुरू से ही ये नियत रखते तो आज न जाने कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका होता। पटना से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां लकड़ियों की कटाई करने वाले एक प्लांट में भीषण आग लग गई। हालांकि ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग लगते ही उस प्लांट के बाहर कई लोग इकट्ठा हो गए। आग में स्वाहा हो रहे इस प्लांट को देखकर वो लोग घबरा गए, क्योंकि ये आग कुछ ही देर में इतना भयानक रूप ले चुकी थी कि सभी को इस बात का डर सताने लगा कि उसके आसपास मौजूद इमारतों को भी लपटें अपनी जद में न ले लें। ऐसे में वहां जुटे लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। आग के नुकसान को रोकने के लिए दमकल कर्मी फुर्ती दिखाते हुए अपने काम में जुट गए और कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। सौभाग्य की बात है कि आरा मशीनों में आग भड़काने के लिए सूखी लकड़ियों का ढेर और उनके काटने से निकला बुरादा भरपूर होता है और वहां हम लोगों की छोटी सी लापरवाही भीषण अग्निकांड की वजह बन जाती है, क्योंकि आरा मशीन या आरा मिल में आग लगने के लिए बीड़ी सिगरेट या फिर आरा मशीन चलाते समय बिजली की ढीली तार से निकली चिंगारी काफी होती है। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान से जुड़े कुछ अहम आंकड़े सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 9 राज्यों ने अपने कोटे से मिले टीके का पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं किया। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि ऐसे राज्यों में पहले नंबर पर राजस्थान है, जिसे जनवरी से मार्च के दौरान 1,57,00,000 डोज दी गई, लेकिन इसमें केवल 57 लाख डोज का ही इस्तेमाल हो पाया, यानी 1 करोड़ डोज इस्तेमाल ही नहीं हुई। दूसरे नंबर पर पंजाब रहा। पंजाब को इन 3 महीनों में 21 लाख डोज दी गई, जिनमें केवल 8.5 लाख डोज का इस्तेमाल किया गया। तीसरा नंबर छत्तीसगढ़ का है, जहां 42 लाख डोज दी गई, लेकिन इस्तेमाल केवल 11 लाख डोज का ही हो पाया। 9 राज्यों की लिस्ट में 9वें नंबर पर दिल्ली, जहां 43 लाख डोज दी गई, जिनमें केवल 25 लाख डोज का इस्तेमाल किया गया। हालांकि कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार की टीकाकरण की नीति पर सवाल खड़े कर दिए। जहां 55% आबादी को पास इंटरनेट नहीं है, वो वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगा? वैक्सीन तो बहुत दूर की बात है। इस पे सरकार का कोई प्लान है? जो 35,000 करोड़ रुपया बजट में केंद्रीय सरकार ने रखा था वैक्सीन टीकाकरण के लिए, उस पैसे का क्या हुआ?